जैसे कि आप जानते हैं कि स्टॉक मार्केट्स इस टाइम पे गिर रही हैं और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो भी इंक्रीज कर रही हैं। यूएस में फेडरल रिजर्व अपनी क्वांटिटेटिव टेपरिंग कर रहा है एंड इसका काफ़ी इफेक्ट हम अपने इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देख सकते हैं। बट एक्चुअली में ये सब है क्या, आइए इसी के बारे में आज हम जानते हैं। देखिए, जब कोविड आया तो काफ़ी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया क्योंकि बिजनेसेस बंद हो गए। गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड दे डिसाइडेड कि दोबारा अपनी अपनी इकॉनमी को दोबारा बूस्टअप करने के लिए, लोगों के हाथों में पैसा देने के लिए उन्होंने एक प्रोसेस किया जिसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। इसमें क्या था कि जो लोगों के हाथ में बॉन्ड्स थे, जो लोगों ने पहले खरीद रखे थे गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वगैरह, वो बॉन्ड्स जो आरबीआई है वो खरीदना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, जिसमें आरबीआई ने वो बॉन्ड्स लोगों से, म्यूचुअल फंड हाउसेस से, इन सब से खरीदना स्टार्ट किया और उनको उनकी वैल्यू दे दी। पीपल, उनके हाथ से बॉन्ड्स आरबीआई के पास आए और आरबीआई के थ्रू जो रुपीस था वो मार्केट में इंजेक्ट हुआ। इससे क्या हुआ, लोगों के हाथों में पैसा आया और ये पैसा उन्होंने दोबारा से अपनी कंपनीज को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेसेस को एक्सपैंड करने के लिए यूज़ किया। लोगों ने स्पेंडिंग की। एज अ रिजल्ट कि दोबारा से जो इकॉनमी है उसमें स्पेंडिंग बढ़े, कंजम्पशन इंक्रीज हो, और अगर कंजम्पशन इंक्रीज होगी तो हमारा जीडीपी दोबारा से ग्रो करेगा। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्या हुआ कि जब दूसरा प्रोसेस एक और है, जैसे एक तो इन्होंने आरबीआई ने अपनी क्वांटिटेटिव ईजिंग की, जिसको कहते हैं कि उन्होंने बॉन्ड्स परचेज और सेल का प्रोसेस है जो वो किया। इसके अलावा इन्होंने, जो हम जानते हैं कि रेपो रेट्स इट इज़ अ रेट जो कि आरबीआई इस रेट पे जो बैंक्स हैं उनको लोन देता है और बैंक्स फर्दर इस रेट के ऊपर कुछ अपना कमीशन रख के, जिसको हम स्प्रेड बोलते हैं, वो लोगों को लोन्स दे देते हैं। जैसे कि हम लोग अपना पर्सनल लोन, कोई कंज्यूमर लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, ये लेते हैं। लेट्स से 5% रेपो रेट चल रहा था। अभी आरबीआई ने क्या किया, वो 5% को कम करके 3% कर लिया फॉर एग्जाम्पल। इससे क्या होगा कि जो लोगों को लोन्स मिलते थे बैंक से, अब बैंक्स को सस्ते लोन मिले आरबीआई से, लोगों को बैंक से सस्ते लोन दिए। ये लोन सस्ते मिलने के कारण लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लोन्स उठाए, अपना काम किया, स्पेंडिंग की, ताकि ये दूसरा वे था जिससे इकॉनमी में लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा सकता है। ये दो मेन वेज थे जिसमें गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर लिक्विडिटी इंजेक्ट करने की कोशिश की। एक तो बॉन्ड्स को परचेज किया आरबीआई ने, और दूसरा जो रेपो रेट्स थे उनको डिक्रीज किया। बट इन दोनों चीज़ों के चलते क्या हुआ, एक इफेक्ट हुआ जिसको कहते हैं हम इन्फ्लेशन। अब देखिए, कोई एक केक का पीस है, अब उसका एक केक की एक पेस्ट्री, एक हमने पीस लिया, वो 50 रुपए का आता है। अब लोग पहले उसको परचेज कर रहे थे, ठीक है, कुछ लोग नहीं कर पा रहे थे। अब इन सारे चीज़ों के चलते जो जो पॉलिसीज़ की, ये दो जो अभी मैंने बात की है, तो इससे लोगों के हाथों में पैसा आया और इस पैसे से अब कुछ लोग कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं 50 की जगह 51 रुपीज़ भी देता हूँ, ठीक है, कोई कहता है मैं 55 रुपीज़ देता हूँ और मुझे एक केक का पीस दे दीजिए। लोगों की जो परचेजिंग पावर थी वो बढ़ गई। अब वही केक का पीस जो पहले 50 रुपये में मिल रहा था, अब वो मिल रहा है 55 रुपीज़ में या 54 रुपीज़ में। इससे आप देख सकते हैं कि जैसे लोगों के हाथों में पैसा बढ़ा, ठीक है, तो चीज़ों के दाम बढ़ गए, द वैल्यू ऑफ द सेम मनी वो डिक्रीज कर गई। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आरबीआई, या अगर हम बात करते हैं यूएस फेडरल रिजर्व, इन सब का एक बेसिक मैंडेट होता है कि इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है, महंगाई पे काबू रखना है। जैसे इंडिया में हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो हर 2 महीने पर बैठती है, जिसको इनकी बाई मंथली कमेटी मीटिंग होती है। उसमें इनका टारगेट रहता है कि जो इन्फ्लेशन है उसको 2 से 6% के बीच बीच में ही रखना है, 4% बिंग द मीडियन। एंड यूएस में भी सिमिलरली चलता है, उनके टारगेट्स डिफरेंट है। अभी हुआ क्या कि यूएस में ये सारी प्रोसेस के कारण 7% इन्फ्लेशन रेट हो गया इन दिसंबर 2021। सिमिलरली इन इंडिया आप जैसे देख रहे हैं, फूड और फ्यूल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। ये सब कुछ हम अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स में भी देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। जो गवर्नमेंट्स थी और सेंट्रल बैंक्स थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि जो भी हमने लिक्विडिटी इंजेक्ट की है, अब हमें इससे धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन से लोगों को मुश्किलें आनी स्टार्ट हो गई हैं। ये उनके बजट को ख़राब कर रहा है। एज अ रिजल्ट इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो है कि जो इन्होंने रेट्स बढ़ाए थे
रेट सॉरी कम किए थे, उनको रेट्स को अब रेपो रेट्स वगैरह को दोबारा से इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि जो सेंट्रल बैंक जैसे कि इंडिया और यूएस में फेडरल रिजर्व, उन्होंने जो बॉन्ड्स पहले खरीदे थे और उसकी जगह पैसा दिया था लोगों को, वो खरीदने की स्पीड कम कर दी जाए। और हमने जो उनको खरीदते हैं उसको हमने कहा था क्वांटिटेटिव ईजिंग, राइट। और इस प्रोसेस का जो जस्ट उल्टा है उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेपरिंग। तो अभी भी लेकिन जो यूएस में फेडरल रिजर्व है वो यही बॉन्ड्स अभी लोगों से खरीदेगा, बट ये खरीदने की जो स्पीड है वो कम कर देगा। सो इसलिए इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव टेपरिंग। और फिर इस क्वांटिटेटिव टेपरिंग का असर हमने अपनी स्टॉक मार्केट्स, इंडिया की स्टॉक मार्केट पे देखा, और जो बॉन्ड की यील्ड्स हैं उन पे देखा, और साथ में देखा एक्सचेंज रेट्स पे। अब हुआ ऐसा कि ये जो बॉन्ड्स हैं, स्टॉक मार्केट है और गोल्ड है, क्रिप्टो करेंसी है, ये सारे डिफरेंट तरह के एसेट्स हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं। एंड जब जो कि बॉन्ड्स होते हैं ये यूजुअली गवर्नमेंट्स भी इशू करती हैं, कॉर्पोरेट जो फर्म्स होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, वो भी इशू करते हैं। जो बॉन्ड्स गवर्नमेंट्स इशू करती हैं वो एक बहुत ही सिक्योर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, बिकॉज उसका जो डिफ़ॉल्ट होने का चांस होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, बिकॉज उनकी गवर्नमेंट की बैकिंग होती है बॉन्ड्स की। सो मैं, आप, कोई और इन्वेस्टर वो यही सोचेगा कि अगर मैं थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ, सो इंस्टेड ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, अगर स्टॉक मार्केट में पैसा अभी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है तो मैं वहाँ से पैसा निकाल के मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता हूँ। सो अभी क्या हो रहा है कि जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जो कि इंडिया में जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था पहले, वो क्या कर रहे हैं कि वो अपना वही सारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से सेल करके वो यही पैसा अब यूएस के बॉन्ड्स में और इंडियन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो अपने वापस अपनी कंट्री में वहाँ के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब होगा क्या इससे कि वो पैसा जो इंडिया में इन्वेस्टेड था वो यहाँ से बाहर निकल रहा है इंडिया की स्टॉक मार्केट में। एज अ रिजल्ट वो सेलिंग करेंगे इंडिया में नेट, और नेट सेलर्स होने के कारण इंडिया की स्टॉक मार्केट जो थी वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो गई। अब यूएस में क्या हो रहा है कि वो जाके यही पैसा, पहले तो इंडिया में देखते हैं कि जब यहाँ से उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा निकाला तो उनको रुपीस में पैसा मिला, लेकिन अब वो पैसा ये वापस यूएस लेके जाना चाह रहे हैं क्योंकि वो वहाँ इन्वेस्ट करेंगे उन्हें। अब लेकिन वहाँ पे तो डॉलर्स चलेंगे, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे जो इंडियन में जो करेंसी मार्केट्स होती हैं वहाँ पे ये क्या करेंगे, अपने रुपीस लेके जाएंगे और उसको बेचेंगे और उसकी जगह डॉलर्स खरीदेंगे। सो एज अ रिजल्ट और इससे क्या होगा, जो रुपीस वो अपने सेल करेंगे उससे रुपीस की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, और जो डॉलर्स हैं उनका जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो डॉलर है वो अगर इनिशियली $1 75 का मिल रहा था, और कुछ लोग कहेंगे चलो ठीक है मैं तुम्हें 76 रुपीज़ भी देता हूँ, मुझे $1 दे दो, क्योंकि उनको एट एंड वो ही डॉलर ही चाहिए और डॉलर लेके ही उन्होंने अपने दोबारा यूएस में जाना है। सो व्हाट विल हैपन, जो $1.75 का था वो अब $1.76 में भी लोग लेने के लिए तैयार हो गए हैं। सो डॉलर का प्राइस यहाँ पे अप्रिशिएट करेगा और जो रुपी है वो डेप्रिशिएट करेगा, रुपी फॉल करेगा। सो एज अ रिजल्ट जो इंडियन रुपी है वो डिवैल्यू होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से इंडिया में से जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल के रुपी की फॉर्म में, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करके वो यूएस में जाना चाह रहे हैं। एक चीज़ तो हम अपने एक्सचेंज रेट पे ये देख सकते हैं कि रुपी फॉल करेगा, और दूसरी चीज़ हमने इसमें देखी, इंडियन स्टॉक मार्केट्स गिर रही हैं, और जो थर्ड इफेक्ट है इस चीज़ का वो है बॉन्ड यील्ड्स पे और बॉन्ड प्राइसेस पे। अब देखिए, कोई भी बॉन्ड है उसकी एक फेस वैल्यू होगी, जैसे ₹100 का बॉन्ड है, ठीक है, उस पर 5% का कूपन रेट है या इंटरेस्ट रेट कह लीजिए, जैसे या उसको यील्ड कह लीजिए, ठीक है। तो लेट से 1 साल का बॉन्ड है और उसका मतलब है कि ₹100 पे 1 साल बाद आपको ₹105 मिलेंगे। अब हो क्या रहा है कि अब जो नए इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए हैं यूएस फेडरल रिजर्व ने, जो नए बॉन्ड्स इशू होंगे वो 5% की जगह वो 6% पे इशू कर रहे हैं। सो अब नया बॉन्ड, अगर कोई नया इन्वेस्टर है तो वो तो कहेगा कि मुझे जो तुम्हारा 6% वाला बॉन्ड है मैं तो वही खरीदूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें 1 साल के बाद ₹106 मिलेंगे, देन पुराने बॉन्ड जिस पे 1 साल के बाद ₹105 मिलने थे। सो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं हम,
उसी तरह से ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये भी सेकेंडरी मार्केट्स में ट्रेड होते हैं, ठीक है। जो आपके पास बॉन्ड आपने खरीदा था 100 रुपये में, ठीक है, उसको भी आप मार्केट में जो सेकेंडरी मार्केट्स होती हैं उसमें बेच सकते हैं और लोग खरीद सकते हैं। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब आप उसको बेचने जाएंगे वही 100 रुपये के बॉन्ड को, तो कोई बंदा कहेगा कि मैं तो नहीं लेता, मैं तो 106 वाला बॉन्ड लूंगा जिसपे मुझे 6% वाला इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। तो आपके जो बॉन्ड की वैल्यू थी वो कम हो जाएगी। सो बॉन्ड का जो प्राइस है वो गिर जाएगा। सो जब बॉन्ड का प्राइस है, कोई कहेगा कि वो 100 रुपये वाला बॉन्ड है, मैं नहीं लेता, मैं तो इसको 99 रुपीज़ में ले लूंगा, ठीक है जी। तो वो जो 99 रुपीज़ में जब लेगा, तो अब उस बंदे को, उसने 99 में खरीदा और उसको जब वो 1 साल बाद उसको रिडीम करेगा तो उसको 105 की जगह अब मिलेंगे 105 ही, बट उसने खरीदा कितने में, 99 में, उसको 6 रुपये का मुनाफा होगा। सो एज अ रिजल्ट अगर उसका 5% पहले इंटरेस्ट रेट या यील्ड था, अब उसका यील्ड 5% से बढ़ गया। सो हम इसमें देख सकते हैं कि ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है, जो बॉन्ड का यील्ड होता है जिसको हम बॉन्ड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, और जो बॉन्ड का प्राइस है। सो अभी बॉन्ड के यील्ड्स और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। एज अ रिजल्ट जो डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनके जो NAVs हैं, नेट एसेट वैल्यूज, वो अभी आप देखेंगे कि कुछ कुछ गिरनी स्टार्ट हो जाएंगी। बट ये जो बॉन्ड्स की NAVs हैं, जिस डिफरेंट तरह के बॉन्ड्स रहते हैं ओवर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सो कुछ बॉन्ड्स जैसे 10 साल के हैं, कुछ 5 साल की मेच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं। सो जो लॉन्गर मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं उस पे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, राइजिंग बॉन्ड यील्ड्स का और डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर जो पुराने बॉन्ड्स हैं उनका। क्योंकि अभी क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई बॉन्ड की मेच्योरिटी 2 साल है और किसी बॉन्ड की मेच्योरिटी 10 साल है, ठीक है, और वो आप दोनों ने बॉन्ड 100 रुपये में ही खरीदा था, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि नए बॉन्ड्स इशू कर चुकी है गवर्नमेंट, तो उस बॉन्ड्स पे अब 6% इंटरेस्ट मिल रहा है, बट जो पुराने बॉन्ड्स थे उस पर 5-5% ही इंटरेस्ट मिल रहा था। तो अभी क्या होगा कि जब 1 साल या 2 साल बाद आपका छोटे टेन्योर वाला बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा, आपके पास फिर भी अभी टाइम होगा कि आप उसका पैसा निकाल के जो नए बॉन्ड्स है उसमें बाय कर लो जिसमें आपको 6% मिलेगा। बट जो लॉन्गर टेन्योर वाला बॉन्ड आपने होल्ड करके रखा है अभी, वो आपकी अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगी। सो इसमें अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो रही है इसमें कि वही जो आप अभी उसको बेचेंगे नहीं, ठीक है, तब, और उसकी ऑलरेडी वैल्यू भी कम होती जा रही है। सो जो लॉन्ग मेच्योरिटी वाले बॉन्ड्स होते हैं उनके ऊपर जो इफेक्ट है डिक्रीजिंग बॉन्ड प्राइसेस का वो ज़्यादा दिखेगा, उनकी NAVs में हम ज़्यादा डेप्रिसिएशन देख सकते हैं एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जो या लिक्विड बॉन्ड्स हैं उनको। सो ये था मोटा मोटा जिस्ट कि कैसे क्वांटिटेटिव टेपरिंग इंडियन स्टॉक मार्केट्स, एक्सचेंज रेट और बॉन्ड यील्ड्स एंड बॉन्ड प्राइसेस को अफेक्ट कर रही है। सो इफ यू want more information on related topics, please comment below so I can make more informative videos on economics and finance. Thank you.